नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूँ तो खबरें बहुत हैं और पाकिस्तानी अखबारात ने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है जो अमरीकी अखबारात पहले ही से कह रहे थे कि एक माह कबल अमरीका के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के हेड डायरेक्टर जनाब विलियम बर्न्स जो हैं वो पाकिस्तान आए और यहाँ पाकिस्तान से बाकायदा ड्रोन स्ट्राइक्स करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बेसिस मांगे गए। पाकिस्तानी ज़राए का फ़ॉरेन ऑफिस हुकूमत का कहना है कि बेसिस देने से साफ इनकार कर दिया गया। ताहम अमरीकी अखबारात कहते हैं कि पाकिस्तान ने बेसिस देने में रजामंदी का इजहार किया, लेकिन ताहम कंडीशंस बहुत ज़्यादा सख्त थी जिस वजह से बेसिस नहीं दिए जा सके। अमरीका बेसिस नहीं ले रहा है। यही वो सूरत हाल है जिसकी तरफ गालिबन मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब वो रिपोर्टर्स के साथ बात कर रही थी तो उन्होंने उसकी तरफ इशारा भी किया जब उन्होंने ये कहा कि छोटी छोटी अपनी फ़ायदे उठाने के लिए कौम की सॉवरेनिटी जो है मुल्क की उसे कुर्बान किया जा रहा है और इस पूरे मसले को अंडरस्टैंडिंग जो भी है उसे पार्लियामेंट के सामने लाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, हम इस इशू की बात नहीं करेंगे। ये बड़ी बातें हैं, ये दुनिया की बातें हैं। हम बात करेंगे आपकी और अपनी, हम सब की। और हम सब का 24 घंटे का मसला ये है कि हमारी हुकूमत ने हमें ये बताया था कि हमारे पास बिजली की सरप्लस कैपेसिटी है। हम तो कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं, बनाए ना बनाए हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हमें करोड़ों अरबों रुपए इसके देने पड़ते हैं। लेकिन जून के महीने की पहले ही हीट वेव आई और हुकूमत को 4 से 8 घंटे की, बल्कि इससे भी ज़्यादा बाज़ जगहों पर कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग करनी पड़ेगी। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके हवाले से हम बात का आगाज़ करना चाहेंगे। और मुझे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर एनर्जी और पेट्रोलियम ताबिश गौहर साहब ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ताबिश गौहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ताबिश गौहर साहब, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जो आपने ग्लोबल विल स्पेस मैगजीन को दिया उसकी वेबसाइट के लिए, और उसका मैं छोटा सा टुकड़ा आपको सुनाता हूँ जहां आपने खुद कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, बल्कि ओवर कैपेसिटी है 50%। ज़रा वो दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। Tsunami of new contracted capacity that we have inherited, right, which is at least in my mind 25% more expensive than they could have been, and at least 40 to 50% more than our requirement. So the tsunami of contracted capacity that we have inherited, that has hit us in the recent past, has not been commensurate with the increase in demand. जी ताबिश गौहर साहब, आपने सुना, यहाँ तो यही समझ आ रही है कि आप कह रहे हैं कि हमारी डिमांड से अंदाज़न 40-50% ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी है। डिमांड इतनी नहीं थी जितनी कैपेसिटी प्रोड्यूस कर दी गई है, महंगी प्रोड्यूस की गई है। क्या वजह है जब हमारे पास कैपेसिटी है भी लेकिन उसके बावजूद इस वक्त 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही? डॉक्टर मोहित, देखिए दो मुख्तलिफ बातें हैं। जो पिछले 48 घंटे में लोड शेडिंग में इजाफा हुआ उसका जाहिर है सबको इल्म है। उसकी बुनियादी वजह ये थी और है कि 3000 मेगावाट जो तरबेला से बिजली हम लेते हैं वो इस वक्त निज़ाम में शामिल नहीं है। आज सुबह मेरी चेयरमैन वाबडा से बात हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अगले 3 से 5 दिनों में इंशाल्लाह 3000 मेगावाट वापस सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद ये क्यों नहीं है ताबिश साहब तरबेला की बिजली हमारे पास? तरबेला की बिजली क्यों नहीं है जी, कि इस वक्त क्यों नहीं है हमारे पास सिस्टम में? इसलिए कि क्योंकि ये पुराना प्लांट हो गया है और सेडिमेंटेशन की वजह से वो रिजर्वॉयर लेवल गिर रहा था, तो उसकी सफाई के लिए और मुरम्मत के लिए वो कुछ अरसे पहले उन्होंने काम शुरू किया। हम तवक्को कर रहे थे कि पिछले माह के आखिर तक ये वापस आ जाएगा। हफ्ता 10 दिन की ताख़ीर हुई है और अचानक ये हीट वेव भी आ गई जिसकी वजह से 3000 मेगावाट का हमें खसारा का सामना करना पड़ा। लेकिन जो खुशाइन बात यह है कि आज मजीद 100 MMCFD गैस हमने मुख्तलिफ जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको फराहम कर दिया है, जिससे मजीद 500 मेगावाट इजाफी बिजली अब इस वक्त मुहैया हो रही है। और 2-3 और जो प्लांट्स से हमारी तकनीकी वजूहात की बिना पे सिस्टम से बाहर थे वो भी वापस आ जाएंगे आज रात तक। तो पिछले 48 घंटे में औसतन हमारा 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा है, जिसकी वजह से गैर एलानी लोड शेडिंग में इजाफा जरूर हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दिन के आखिर तक वो शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। लेकिन ताबिश साहब, बाज़ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत इस वक्त रेवेन्यू रिलेटेड लोड शेडिंग कर रही है, यानी बाज़ इलाकों में जहां से आपको रेवेन्यू नहीं मिल पाया या आपके रेट कम है वहां आपने बिजली बंद की हुई है, सब जगहों पे बंद नहीं की हुई। नहीं डॉक्टर मोहित, जो रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग है वो पिछले 10 साल से जो ये पॉलिसी है ये राइज है, इसमें यकीनन कोई इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि जाहिर है जब गर्मी का जोर पकड़ता है तो लोगों को एहसास ज़्यादा होता है, लेकिन जो पिछले 48 घंटे में यकीनन कुछ इजाफा हुआ है। तो एक और वजह जो आपके इल्म में है, हम कराची को मजीद 550 मेगावाट इस वक्त बिजली फराहम कर रहे हैं
बगैर मुआहदे के तो हम 650 मेगावाट दे ही रहे थे पिछले 5-6 सालों से। मजीद 550 मेगावाट, तकरीबन 1200 मेगावाट की बिजली कराची के अवाम को भी जारी है, वो भी हमारे निज़ाम से निकल गई थी। और जो एक और वजह डॉक्टर मुईद ये है कि हमने जो गैस पे चलने वाले थर्मल प्लांट्स हैं, तकरीबन 6000 मेगावाट लगभग, उनको 1000 MMCFD गैस चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन उनको फरहमी औसतन 600 से 650 से ज़्यादा नहीं इसलिए कर पा रहे हाँ, क्योंकि हमारे पास 2 टर्मिनल है, लेकिन स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं, और स्टोरेज के बाद पे मजीद जो पाइपलाइन बिछानी चाहिए थी जी, जी। कराची से लाहौर तक, वो अभी तक कुछ तो ताबिश साहब 2-3 इशू तो जहन में पैदा हो रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया पे ये सवाल उठ रहा है कि गूगल में भी चेक करें तो अगले आने वाले 15-10 दिन का, हफ्ते का मौसम पता होता है। तो क्या आपकी हुकूमत को पता ही नहीं था कि अचानक हीट वेव होगी, फिर बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी करने की कैपेसिटी नहीं होगी? उस वक्त ट्रांसमिशन के मसलों की भी बात हो रही है कि अगर आपके पास बिजली हो भी 19,000-20,000 मेगावाट तो आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते 18 से ज्यादा। नहीं, देखिए इस वक्त जो बिजली का तरसील और तकसीम का निज़ाम है, उस पर पहली बात तो मैं कर रही हूँ कि पिछले 3 साल में तकरीबन 100 अरब रुपये की सरमायाकारी की गई है। इसकी वजह से तकरीबन 4000 मेगावाट इजाफी हम तरसील और तकसीम कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। यकीनन कभी कभार कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं, इस वक्त शायद 900 मेगावाट की कंस्ट्रेंट है, लेकिन वो इतनी तशवीशनाक नहीं है। जब हमारे दूसरे बिजली घर वापस निज़ाम में आ जाएंगे तो हम वापस सरप्लस में चल जाएंगे। लेकिन आपने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हम जरूर ये बात करते हैं कि जायद बिजली के मुआहदे कर दिए गए, महंगे किए गए। देखिए जो अदायगी होती है वो तो पूरे साल होती है, लेकिन बिजली की तलब ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो बिजली की पैदावार है वो भी ऊपर नीचे होती है। मिसाल के तौर पर सूरज रात को नहीं होता तो शमसी तवानाई पर चलने वाले घर उस वक्त मौजूद नहीं होते। इसी तरह दिन में हवा कम चलती है तो हवा पे चलने वाले बिजली घर वो उस वक्त मुहैया नहीं होते। पानी का उतराव चढ़ाव पूरे साल रहता है, ठीक है, सर्दियों में नहीं रहते। लेकिन जो 32,000 मेगावाट की हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसकी अदायगी तो 365 दिन हो रही है, ठीक है, लेकिन सर्दियों में तलब गिर के 10,000 मेगावाट हो जाती है। ठीक है। इजाफी अदायगी है बनिस्बत इजाफी जो पैदावार है बनिस्बत तलब के, वही गर्दिशी कर्जे में इजाफा करती है, उसी की वजह से बिजली के नरखों में इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया ताबिश गौहर साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट एनर्जी और पेट्रोलियम में हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अगले 24 से 48 घंटों में ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मैं आगे चलते हैं। मुझे इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं कमल शौजेब साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉ मेकर हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स की। बहुत रेलिवेंट आज की डिस्कशन के लिए मुझे स्टूडियोज ही में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शाहिद सत्तार साहब, जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं एनर्जी के प्लानिंग कमिश्नर पाकिस्तान के साथ। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट स्टूडियोज। और मुझे डॉक्टर आयशा कौस पाशा, PMLN की रहनुमा है, MNA हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुकी हैं फाइनेंस की पंजाब में, वो मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर आयशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जब आपकी हुकूमत गई थी तो उस वक्त लोड शेडिंग नहीं होती थी, क्या ये सही है? मैं आपको अगर कहती हैं तो टुकड़ा सुना देता। देखिए मीडिया में मैंने भी ये सुना, मैं तो नहीं थी वहाँ पे। अलबत्ता ये बात करेक्ट तो जरूर है कि जब हमने PMLN की गवर्नमेंट ने 2013 में टेक ओवर किया था तो उस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग का यह हाल था कि 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी, और कुछ दही और रूरल एरियाज में तो आप समझे कि इससे भी ज्यादा दिन दिन भर की हो रही होती थी। और ये भी बिल्कुल सच है जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस थी कि हमारी इकोनॉमी जो है, मईशत जो है, उसमें 2% उसकी शरह नमू में कमी आई है बिजली ना काफी या बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। तो ये सूरत हाल उस वक्त थी, इसीलिए बहुत ही ज्यादा जिसे कहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत तो मसलसल ये कह रही है, हुकूमत ये कह रही है कि आपने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो बहुत लगा दी, इस वक्त गालिबन 32,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आसानी से लगती थी, ट्रांसमिशन पे मेहनत थी, वहां पे काम ही नहीं किया। ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी नहीं है मुल्क में। जी, मेरी गुजारिश सुनिए आप। देखिए, जब हम आए थे, जो मैं आपको 2013 की बात कर रही हूँ, हमारे पास 2 इश्यूज थे। एक तो ये लोड शेडिंग बेइंतहा हो रही थी, यानी बिजली थी नहीं, सप्लाई नहीं थी। दूसरी क्रिटिकल इशू जो था वो एनर्जी मिक्स का था। हमारे पास एनर्जी जो थी वो थर्मल थी और उसके अलावा डाइवर्सिफाइड एनर्जी सोर्सेज तो बिल्कुल नहीं थे।
तो हमने अपने सामने ये 2 मिशन रखे और जाहिर है जो भी हमारे फाइनेंशियल हालात थे उनको सामने रखते हुए, जिसे कहना चाहिए वॉर फुटिंग पे ये दोनों चीजों पे काम की गई। क्या एक एनर्जी जनरेशन पे फोकस किया गया कि बढ़ाएं, दूसरा कुछ एनर्जी मिक्स इंप्रूव करें और हमने किया। उसके बाद वो जो थर्मल जो है उसका प्रोपोर्शन कम किया गया। लेकिन ट्रांसमिशन नहीं ना बढ़ाई। मेरा सवाल तो डॉक्टर साहब ये है कि तरसील कि जाएगी कैसे, लोगों तक पहुंचेगी कैसे, उस पर कोई काम नहीं किया। आपको कहना ये चाह रही हूँ आपको कि ये 2 चीजें पे जब मिशनरी काम हुआ उसके लिए हमारी एनर्जी उस पर लगी रही और हमने उसको अचीव करके दिखाया। लेटर ऑन हमें जाहिर है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काम करना चाहिए था और वो हम कर रहे थे और करते और मजीद, बट ये 2 एरियाज को तो हमने प्रिंसिपली फोकस करके इस पे लोड शेडिंग को खत्म करके और जो वॉर और टेरर का हमारा नुकसान था, बाकी एजुकेशन हेल्थ देखिए वसाइल लोगों के पास किटी में पब्लिक फाइनेंस में लिमिटेड होते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये थी जब हम छोड़ के गए थे फौरन ये उठा देना चाहिए। कमल चौधरी साहब, आप ये नहीं कर सके ट्रांसमिशन में इजाफा, इन्होंने इंस्टॉल कैपेसिटी लगा दी 32,000 मेगावाट की, लेकिन अब आपकी हुकूमत को 1-2 माह रह गए 3 साल मुकम्मल होने में, आपने कौन सा को बहुत बड़ा कमाल करके दिखाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा रेलेवेंट इशू उठाया है। मैं थोड़ा सा आम ज़बान में बता दूँ, जो ये इंस्टॉलेशन का बता रही है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 32,000 और उसको ये अपनी अचीवमेंट बताते हैं कि हमने बड़ा है ना अचीवमेंट, वो कहते हैं कि बाय तो थी नहीं कैपेसिटी, हमने कैपेसिटी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। IPPs जो लगे उनके जो महंगे मुआहदे हुए, जो कैपेसिटी चार्जेस अब आपको और मुझे हम सबको भरने पड़ते हैं और बाय द टाइम वो सर्कुलर डेट में मजीद इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त इन्होंने ये स्टार्ट किया था तो 150 बिलियन की कैपेसिटी पेमेंट्स थी 2012 में, जब ये छोड़ के गए हैं 450 बिलियन का उस वक्त बीच में हुआ 2018 में, और वो फिर जो स्नोबॉल इम्पैक्ट है उसकी तरह से जाना शुरू हो गया। और अभी ऑफ द कैमरा सुनने वाला ये सोच रहा है ना कि आप बार बार कैपेसिटी पेमेंट का तो हमें बताते हैं, मैं उसका बता देती हूँ, लेकिन जब आप जरूरत पड़ी जून में तो आपके पास बिजली नहीं है देने मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ताबिश गौहर साहब ने, आई एम ग्लैड कि आपने उनको ले लिया, इज एक्सपर्ट, मैं आम जुबान में बता देती हूँ। कैपेसिटी पेमेंट में और कैपेसिटी की जो ट्रांसमिशन है उसमें थोड़ा सा ये फ़र्क है। उन्होंने 2 डिफरेंट बातें बताई। आप एक घर बना रहे हैं और उसमें आप ऊपर एक टैंकी बनाते हैं जिसमें आपने पानी इकट्ठा करना है जो आपके पूरे घर में यूज़ होता है। आप टैंकी बना दें और नीचे पाइपलाइन ना डालें और उसमें पानी भर दें, अब नीचे लोग क्या करेंगे? पानी तो आएगा नहीं। अब बिजली आपने बना ली है, लिफाफों में डाल के तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकती है, उसके लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन्स चाहिए थी। जब हम आए हैं KP को ही अगर उठा लें तो वहाँ पर 16 घंटे भी होती रही है इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्टफॉल था, ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम आ रहा था और सूबे भी बना के दे रहे थे मगर उनको ट्रांसमिशन की वजह से वापस बिजली नहीं मिल रही थी। जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने अपने दौर में काफ़ी सारी ट्रांसमिशन लाइंस को जो है वो बेहतर किया, इंप्रूव किया, उसकी वजह से जो अभी ताबिश 4,000 मेगावाट की कैपेसिटी बेहतर हुई, लेकिन ट्रांसमिशन और इंस्टॉलेशन दोनों साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। शायद सत्ता साहब आप मेंबर ये नहीं था कि टैंकी बना के तो हम नीचे लाइन ही ना डालें। ये बात थोड़ी सी बेतुकी लग रही है कि PMLN की इतनी समझदार हुकूमत थी, अकलमंद लोग थे, उन्होंने इतनी कैपेसिटी बना दी 32,000 मेगावाट की, लेकिन आगे ग्रिड तारें और कनेक्शन ही नहीं जोड़े, उसको आगे सिस्टम में ये क्या बात हुई है? बेवकूफ़ थे, क्या मसला था? सर देखें, एक तो ये कि 32,000 मेगावाट सिर्फ नहीं है, अभी अगले 2-2.5 साल में 20,000 मेगावाट एडिशनल आ रहा है सिस्टम में, सीरियसली, जो कि ऑलरेडी कंट्रैक्टेड था PMLN गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 20,000 मेगावाट मजीद आ जाएगी। जी मजीद आ जाएगी, 50,000 मेगावाट से ज्यादा हो जाएगी जी। ये आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बस डिस्ट्रीब्यूट को छोड़ें, आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी की सारी तो होगा यही कि गर्मी की लहर आएगी और सब लोग बगैर बिजली के नहीं। अब आप एक और तमाशा देखिए ना कि इन्होंने 4 ये लगाए RLNG बेस्ड गैस पावर प्लांट्स। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं सारी, जो इन्होंने मेरिट ऑर्डर बनाया है उसमें कहा जी RLNG प्लांट्स की जरूरत ही नहीं है हमें, और ये 4 किसने कहा है? ये NTDC हुकूमत कह रही है, अब हुकूमत नहीं कह रही थी, ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है। उस वक्त ये किधर थे जब PMLN जी? तो देखिए जी, प्लांट लगता है, ऑर्डर्स होते हैं, लोग से किसी ने नहीं पूछा उस वक्त NTDC से? सर एक साहब थे जो आजकल उधर हैं लम्स में, उन्होंने अपोज किया था इन प्लांट्स को,
उनको फारिग कर दिया गया एनटीडीसी के एमडी से। अच्छा। तो डॉक्टर आयशा ये सुन रही हैं आप? ये भी हम ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब हम समझना चाहेंगे कि पीएमएलएन की हुकूमत की आखिर अंडरस्टैंडिंग क्या थी, क्या सोच रहे थे वो कि धब्बाधड़ प्लांट तो लगा रहे थे लेकिन आगे तारे और कनेक्शन और ग्रिड उन्होंने दिए कोई नहीं, जरूरत उसको वजह क्या थी इसे समझना चाहेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं जाना चाहता हूँ सीधा डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा की तरफ, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है पंजाब में, पीएमएलएन की गवर्नमेंट के साथ पीएमएलएन की सीनियर रहनुमा हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं पीएमएलएन की तरफ से। डॉक्टर आयशा, मैं वही सवाल फिर ले रहा हूँ कि जो डिस्कशन सारी हो रही है उसे ऐसा लगता है कि आपकी हुकूमत ने पावर प्लांट तो लगा दिए, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसे तो बढ़ा के 32,000 मेगावाट तक ले गए, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए, तरसील करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए, लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए जो ग्रिड्स और जो ट्रांसमिशन था वो काम ही नहीं किया उसके ऊपर बिल्कुल। ये इसकी क्या, यानी हम इसको कैसे समझ सकें इस बेतुकी बात को? जी, आप ठीक कह रहे हैं कि ये हमने काम बहुत किया जनरेशन पे है। इस तो सारी बात जो आप खुद ही कह रहे हैं, कितने हजार मेगावाट ऐड किया गया है इस अरसे में जो जब हमारी हुकूमत रही। उस पर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हो रही है, होना चाहिए था। बस उसके बाद क्या हुआ 2018 के बाद, ये सवाल उठता है। पहले उसको तो तय कर लो, बिकॉज ये अभी कह रही थी कि अगर आप बिजली बना देते हैं, पावर लगाते हैं, तो ऐसा ही है जैसे पानी की टैंकी तो आपने बनाई लेकिन आगे पाइपें नहीं लगाई हैं। अगर आपने पानी का टैंक बनाया है उसको सप्लाई नहीं कर सकते। आपने एक बिजली घर लगा दिए लेकिन उसको सप्लाई करने का सिलसिला ही नहीं बनाया। 5 साल हुकूमत थी। देखिए, घर लगना भी हमारे लिए बड़ा चैलेंज था जिस स्टेज पे हमने उठाई थी, लेकिन जो 3 साल पिछले गुजरे हैं तो ये बड़ा चैलेंज तो खत्म हो चुका था। आन की हुकूमत ने इन चीजों पे काम करना चाहिए था। अच्छा। उनका फोकस नहीं रहा, उन्होंने काम नहीं किया। इनसे जवाब ले लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करें जी। वो कह रही हैं कि हमने असल काम कर दिया था। जी, अब हुकूमत। एक बात और कह दूं मोहित, जब ये क्योंकि बात हो रही है, देखिए अब प्रॉब्लम इशू जो है वो मैनेजमेंट ऑफ द सेक्टर का है। मैं बहुत इम्पोर्टेंट ये बात बिल्कुल दिल से समझती हूँ। लेकिन ये बात अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 8% से बढ़ती रहती जैसे बढ़नी चाहिए थी, अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है पर कैपिटा आप हमारे से कॉम्परेबल कंट्रीज को देखें वो उसमें कम है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाए। हमने तो खैर वो गैप पूरा कर दिया। आप उसकी वैक्यूएशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे काम करें। आप अगर उसके टैरिफ इतने ना बढ़ा देते ये गवर्नमेंट आन के, तो वो डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाती और ये जो आप एक्सेस कैपेसिटी की बात करते वो यकीनन एक्सेस होती नहीं। अच्छा, लोगों की इनकम बढ़ रही होती, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही होती। अच्छा, ये मेंबर एनर्जी इसका शायद सत्तार साहब इसको थोड़ा सा आपका जवाब देना चाहते। जी, इस पे क्या कमेंट है आपका? जी, मेरा कमेंट बहुत सीधा है इस पे कि देखें, जब आपने गारंटीड रिटर्न आईपीपीज में दे दिया लोगों को और उन्होंने बजाय इसके कि इंडस्ट्री में पैसा लगाने के पावर हाउसेस में लगा दिया, तो इंडस्ट्री में तो पैसा लगा नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से होनी थी। और जब गारंटीड रिटर्न उनको गारंटी हो गया और वो उन्होंने लगा दिए और एडिशनल पावर प्लांट, मसलन ये कह रही है ना कि अगर टैरिफ ना बढ़ाती इनकी सर, तो कैसे ना बढ़ाती आरएलएन। मसलन मैं आपको बताता हूँ, 4 आरएलएनजी के प्रोजेक्ट्स इन्होंने लगाए पंजाब में। आरएलएनजी क्या है? गैस के, जो इंपोर्टेड गैस पे। ठीक है। वो प्रोजेक्ट्स अब हुकूमत क्या, मतलब जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट कह रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं है, उनको बंद रखें। अच्छा, वो गलत लग गए। और उस जमाने में इस हुकूमत ने इतना पैसा बर्बाद किया सिर्फ इस चीज को तशहीर करने के लिए कि जी हमने इतने अरब रुपए सालाना बचा लिए और इतने अरब रुपए अपने कैपिटल एक मिनट मुझे मैं ऐड ऑन, ये जो आरएलएनजी प्लांट्स का जिक्र करें, एक मिनट डॉक्टर साहिबा, उसके लिए आपके पास गैस भी अवेलेबल नहीं है। आपको इंपोर्टेड जो चाहिए थी एलएनजी, वो आप एक्सपेंसिव पड़ती है, उसकी कॉस्ट ज्यादा आई। अच्छा, फिर जो ये टैरिफ की बात कर रही हैं आपने, कैपेसिटी चार्जेस फिक्स, हमने तो बिजली बना दी, अब बिजली को ले जाना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि तारे और एक चीज अगर 10 रुपए में बन सकती थी वो इन्होंने 40 रुपए में बना दी। आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट अनलेस एंड अनटिल उस पर सब्सिडी दे के फिर ट्रांसफर करे और 20-20 सालों के कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, 40 रुपए की चीज हुकूमत 10 रुपए में बेचेगी तो 30 रुपए कहां से आएंगे? 30 रुपए का वो फिर सर्कुलर डेट में भी ऐड हो रहा है। कैपेसिटी टैरिफ आपने बढ़ाया, टैरिफ किस तरह बढ़ाया? टैरिफ तो ये पक्का करके गए हैं, पूरी दुनिया के कंपैटिबल रेट से सबसे ज्यादा इन्होंने यहाँ पे आईपीपीज को दिया। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि भाई आईपीपीज वाले आपके सक्के थे या पाकिस्तानी सक्के थे? जी, आपने जल्दबाजी में आपने वो प्रोजेक्ट्स बना के खड़े कर दिए जितनी बिजली आपको 25,000 मेगावाट मैक्सिमम चाहिए थी,
आपने कितने 20 आगे 20 सालों में 40-50 हजार मेगावाट कर दिए। जी थोड़ा सा स्पीकर से दूर रहे ताकि आपकी आवाज फटे ना। इस वक्त 23 रुपए यूनिट आपको मिल रहा है। डॉक्टर आयशा 50 और बढ़ेगा आगे 40 रुपीज तक जाएगा। ये है कि अगर एक्सेस कैपेसिटी थी, सप्लाई मौजूद है, उसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं दो चीजें आप मिक्स कर रही हैं डॉक्टर साहबा। तो लैब नजर आ रहा है। आप टैरिफ पे बात करें। लाइट में चल रहे हैं कि सामने चीज पड़ी है और आप उसको बेच नहीं पा रहे, आगे पहुंचा नहीं पा रहे। वो तो आपकी बता दी ना इशू क्या है। हो रही है। एक दूसरी भी मैं आपको गुजारिश जब मैं मैनेजमेंट का सेक्टर 60% टैरिफ इंक्रीज हुआ है और सर्कुलर डेट बढ़ गई। 60% टैरिफ इंक्रीज होके जब इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, 1.9% जीडीपी ग्रोथ हो गई, तो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? आप जरा इन लोगों से पूछें, कौन सी इंडस्ट्री लगेगी, कहाँ से बिजली कंज्यूम होगी? तो आपने जब इकोनॉमी को कोलैप्स ही करवा दिया, टैरिफ इतना बढ़ाए कि अनकम्पिटिटिव हो गई प्रोडक्ट, तो आपकी बिजली की कंजम्पशन तो कम हो नहीं होनी थी। तो ये सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, ये तो डोमेस्टिक एरिया में भी बिजली की कंजम्पशन कम होनी थी। जब इतनी अनअफोर्डेबल हो गई बिजली, तो करते क्या? लोगों ने कंजम्पशन उसकी कम करी। मैं आपसे पहले कह रही हूँ, आप इनसे कहिए जो आपके एक्सपर्ट। मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। हाँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि आवाज उनकी फट रही है, वो ये कह रही है कि अगर आप लोग कंजम्पशन, चूंकि आपने नरक बढ़ा दिए, रेट बढ़ा दिए, नरक बढ़ा दिए, फिर डिमांड और कंजम्पशन में इजाफा नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे नहीं, मुझे उनकी बात समझ आ गई है। वो 3-4 चीजें इकट्ठी चला रही हैं एंड आई एम सॉरी, ये बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। आप मुझे बताइए, डिमांड आपकी जितनी होती है, सप्लाई उससे अगर इस वक्त डिमांड है 25,000 मेगावाट, वो एक डिफरेंट चीज है, वो सप्लाई हो रही है 19,000। मैं आपको बता रही हूँ ना जी, उसका तो और इशू है। अगर आपने एक फिक्स कॉस्ट पे कैपेसिटी फिक्स कर ली है कि अगले 20 साल तक आपने उसकी पेमेंट करनी है, कि आपको पूरे पाकिस्तान के लिए 25,000 मेगावाट एनर्जी चाहिए थी, साइमल्टेनियसली आप उसको ग्रो कर सकते थे। और इसमें ये एक चीज मैं बता दूं, एक डैम इन्होंने अपने पूरे दौरे हुकूमत में किसी एक डैम को प्लान नहीं किया कि ये कोई परमानेंट उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब बनना शुरू हुआ, आईपीपीस के पास आ जाते हैं, आईपीपीस पे वापस आ जाते हैं। आपने जल्दबाजी में शोबाजी के लिए रोशन पाकिस्तान का जो ड्रामा करना था, उसके लिए आपने इतने महंगे और डिफरेंट किस्म के आईपीपीस लगाए। पूरी दुनिया में ये शायद साहब गवाही देंगे, इतने पैसे इन आईपीपीस को, उनकी जन्नत है पाकिस्तान, जितने यहां से उनको हमने निचोड़ के कर रहे हैं। और इतनी बुकिंग इन्होंने पक्की 20 सालों की हुई है। 25 रुपए पे अगर आपने किया हुआ, अब हम उनसे नेगोशिएट करते हैं कि जनाब 5 पे ले आए, क्योंकि हमारे पास इतने ना, हमें आपकी एनर्जी इतनी चाहिए, और दूसरा हमारी आवाम पे हम इतना पास ऑन नहीं कर सकते। ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो के इकोनॉमी को जानते हुए 2-3 चीजें इकट्ठी कर रही हैं। सप्लाई की बात और है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और डिमांड का बताया आपको। मुझे बताएं डॉक्टर साहब, सर्दियों में आप एसी चलाते हैं? सर्दियों में क्यों चलाएंगे? तो आपके घर का बिजली का उस वक्त कंजम्पशन नीचे आती है, यूनिट्स ड्रॉप करते हैं। हाँ। तो ये नेचुरल है ना। अगर उसमें भी कैपेसिटी चार्जेस उतने ही आ रहे हो जितने पीक गर्मी हो जाएगा, 40,000 की ही आपने पेमेंट करनी हो कैपेसिटी। लेकिन आप चूंकि मेंबर एनर्जी रहे हैं, जो डॉक्टर आयशा कह रही हैं कि अगर ये टैरिफ ना बढ़ाते, ये उसका रेंट ना बढ़ाते, खर्चा ना बढ़ाते, तो फिर डिमांड बढ़ जाती, तो सिस्टम ठीक हो जाता। नहीं, उसमें देखिए जी, वेरी सिंपली पुट कि जी अगर आपने जो नए प्लांट्स हैं वो आपके कॉस्ट उनकी कहीं ज़्यादा है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन मिक्स, तो टैरिफ तो बढ़ना ही है। और जब टैरिफ बढ़ना है तो वो उसका तो कोई इलाज नहीं है, वो आइदर गवर्नमेंट अपनी जेब से दे या गवर्नमेंट सब्सिडी दे या टैक्सेस में से दे। अल्टीमेटली जाना अल्टीमेटली अवाम की जेब से है। लेकिन मैं इस पे एक और चीज कहूंगा, जो पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती है कि जी, वो ये है कि एक रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग को हम समझते हैं कि इट इज अ वेरी फैंटास्टिक थिंग। नहीं, ये तो क्या मुफ्त में देंगे बिजली? नहीं, मुफ्त में कौन कहता है जी। देखें आप, देखिए आप बलोचिस्तान में कम से कम जो लोड शेडिंग इस वक्त है 6 घंटे है, मैक्सिमम 20 घंटे है। क्या बलोचिस्तान की अवाम क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनको क्या आपने टैरिफ अगर फिक्स किया कि थोड़ा ज्यादा आपने उसको जज्बाती कर रहे हैं? मतलब सिंध में, पंजाब के गांव में, आप APK में, आप हर जगह जाएंगे, जहां आप रूरल में जाएंगे आपको रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग बहुत ज्यादा मिलेगी। तो अगर एक हिस्सा किसी जगह का
आपको बिजली का किराया नहीं देता? नहीं, गलत बात है मोहित साहब। देखें, अगर आपका टैरिफ फिक्स किया हुआ है नेपरा ने 4 रुपए, तो और वो 4 रुपए अदा कर रहा है, तो उसको बिजली क्यों ना मिले 4 रुपए पे? अगर आपको नहीं वारा खाता 4 रुपए में, तो आप टैरिफ बढ़ाएं। नेपरा ने क्या पूरे मुल्क में मुख्तलिफ रेट रखे हुए हैं लोगों के? जी, एक ही रेट। हम तो 16 से 20 रुपए देते हैं। सर, आप कंज्यूम ज्यादा करते हैं ना, तो जो लोग कम इस्तेमाल करते हैं उनकी तो बिजली का रेट सबसे कम जो है 2-2.5 रुपए है। 2-2.5 रुपए से शुरू होकर 7 रुपए तक जो बेशतर अवाम है इस रेट में बिजली लेती है। अच्छा, अभी एक ब्रेक से पहले मुझे बता दें, हम थोड़ा सा भटक ना जाएं सारी चीज़ में। एक आम आदमी ये समझना चाहता है कि मुझे इस वक्त बिजली नहीं मिल रही, जबकि शदीद गर्मी है, मुझे बिजली मिलनी चाहिए थी। हुकूमत ने 3-4 दफ़े नरख बढ़ाया है, रेट बढ़ाया है, हमें कहा है कि कैपेसिटी लगी है, उसको बिजली कैसे मिलेगी इस मौके पे? सर, अगर आप जो बेस रेट है उसको बढ़ाएं ताकि वो एटलीस्ट जो बेसिक कॉस्ट है उसको कवर करे, तो कुछ हिस्सा तो कवर करे। 2 रुपए तो मजाक है ना, 2 रुपए 2.5 रुपए अगर आप यूनिट का लेंगे तो उससे तो बेसिकली ये एक मुनाफकत है कि आप इतना कम रेट रखा है जिस पे आप दे ही नहीं पा रहे। गलत है। और इसका जो खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है कि आप अपना टैरिफ सिस्टम इसको ठीक करें। अच्छा, आप पूरा सिस्टम्स बनाएं। ये इसका कंपैरिजन कर लें, जो मेट्रो में आपको कॉस्ट आती है 150 रुपए और आप 20 रुपए की ब्रेक ले लूं, इसके बाद वापस आके मैं ये चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को, व्यूवर्स को बात समझ आ सके कि करना क्या है। बिकॉज सूरत हाल तो ये है कि 48 घंटे हो गए हैं, गर्मी शदीद है, बूढ़े हों या बच्चे हों, बेचारे बुरे हालात हैं लोगों के इस वक्त, और बिजली नहीं उनको मिल रही। हालांकि मुल्क में कहा जा रहा है कि बिजली बेतहाशा है, मतलब कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, अरबों रुपए उसके दे रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं दे पा रहे। अजीब मजाक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आम आदमी जो घर में बैठा है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि कितने का प्लांट लगा, कितनी उसकी कैपेसिटी थी। उसका मसला ये है कि उसको बिजली के नरख और उसके जो किराया है, बिजली का जो कीमत है, वो तो 3-4 दफ़ा बढ़ गई है। उसको ये भी बताया गया है कि इसके अरबों रुपए के इसके कर्जे इकट्ठे हो रहे हैं, सर्कुलर डेट की शक्ल में मुल्क की मईशत बैठ गई है। लेकिन पहली वेव आई है जून में गर्मी की, और उसको बिजली नहीं मिल रही, 24-48 घंटे हो चुके हैं। इसका हल बता दें कमल शाह साहब। देखिए, इसका हल बताया गया है, जो अभी तरबेला में जो उसकी हो रही है, रिहेबिलिटेशन हो रही है। ये थोड़ा निकम्मापन नहीं है हुकूमत का कि तरबेला की वो ठीक नहीं हुई है? को नहीं पता था कि जून आ गई? पता होना चाहिए था। वैसे तो आप ठीक कह रही हैं, 3 दिनों में उन्होंने कहा है कि हम इंजेक्ट करेंगे। मंगला ने हज कर दी है, मंगला ने हज कर दी है 1100 मेगावाट। टोटल जो शॉर्टफॉल है वो उससे ज्यादा ही आ जाएगी। डिमांड जो थी वो कितने दिनों में ये ठीक होगी सूरत हाल? एक तो आज आ गया जी, 1100 मेगावाट तो आज हो गई है इंजेक्ट, और 3000 मेगावाट का जो बंद पड़ा हुआ था उसको रिहेबिलिटेशन कर रही है, उसमें जो सेल्ट हो जाती है। बड़ी अजीब सी है कि ये बंद पड़ा हुआ था, ये तो निकम्मापन नहीं लग रहा है। सिर्फ 3000 मेगावाट नहीं है, उसके नीचे तरबेला के नीचे एक आपका गाजी बरोथा भी है। वो एक इम्पैक्ट सिर्फ तरबेला नहीं, गाजी बरोथा भी कम बिजली पैदा करता है। सफाई कर रहे थे उसकी, धो रहे थे उसको? जी, इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है। ये तो हुकूमत के पास या MD या चेयरमैन वापटा के पास होना चाहिए कि जी दे शुड हैव फिनिश्ड ऑल दिस वेल इन टाइम। लेकिन ये तो ये हर बंदा ऐसे कहते हैं, गूगल के ऊपर देख सकता है कि इसे कहते हैं अगले 3 दिन में क्या टेम्परेचर है, 1 हफ्ते में क्या टेम्परेचर। ये देखिए मेरे पास चार्ट पड़ा हुआ है, ये पूरे हफ्ते का, ये पूरे हफ्ते का प्रोड्यूसर स्क्रीन पे दिखाएं। ये तो कॉमन आदमी भी अपने टेलीफोन पे चेक कर लेता है, ये वापडा को क्यों नहीं पता? देखें जी, जो बिजली हाइडल से पैदा होती है, मार्जिनल कॉस्ट उसकी 0 होती है, क्योंकि उसके लिए एडिशनल पैसे आपको नहीं देने पड़ते। ठीक। बाकी दूसरा ये है, मैं ये समझती हूँ कि जो टेक्निकल इसमें इशू है उस पर जरूर मैं उनसे पूछूंगी, एंड आई विल गेट बैक टू यू। ये होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन पब्लिक को, अगर इररिस्पांसिबिलिटी है। डॉक्टर आयशा, ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, आप फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं पंजाब की, क्या आप कहेंगी हुकूमत को क्या करना चाहिए ताकि आवाम को ये मुश्किल ना दरपेश इस वक्त है जो क्राइसिस? देखिए, मैं तो अब आपको अगर इसका वे फॉरवर्ड बताऊं तो मुझे तो सारी सोल्यूशन कम अज कम इसका बहुत सारे बेटर गवर्नेंस नजर आ रहा है। आपको सबसे पहले चाहिए कि आप ऑर्डर ऑफ मेरिट को इस्तेमाल करते हुए इनएफिशिएंट प्लांट को खत्म करें। आप प्रॉपर मेंटेनेंस करें एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप बेसिकली टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ गए, डिमांड कम हो रही है, लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो गया है। आपको चाहिए यह है कि आप इनफैक्ट ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा सप्लायर, उसको अफोर्डेबल लेवल पे लेकर आए ताकि डिमांड बढ़। कैसे? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, ये अभी शाहिद सत्तार साहब जो मेंबर एनर्जी रह चुके हैं, ये थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के पिछले हिस्से में ये बता रहे थे कि आपकी हुकूमत जाते जाते
ये खाली 32,000 मेगावाट ये नहीं है, बल्कि 20,000 के मजीद कॉन्ट्रैक्ट करके चली गई है और अगले 2-3 साल में वो 20,000 मेगावाट मजीद आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 52,000 मेगावाट। और सूरत हाल ये है कि गर्मी आई है 1 जून में, तो किसी को देने को नहीं है बिजली। तो देखिए ना, ये खुद आपको समझ नहीं आ रही कि ये तो बिल्कुल क्लियर केस है कि भी हमारे पास एक चीज है, हम उसको प्रॉपरली मैनेज करके और हम नहीं कर सकते, एक सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। ये हम कर सकते हैं, इट रिक्वायर्स बेटर मैनेजमेंट। आपके टीएसडीपी को आप फोकस कीजिए। और आप बताइए ना कि क्या तरीका होगा इसको मैनेज करने का जब ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है। तो पीएसडीपी में आपने कितने प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं इस वक्त? आप पिछले 2-3 सालों में आपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करने के आपने क्या एफर्ट किया? रिकवरी लॉसेस दूर करने के लिए आपने क्या एफर्ट किया? इसकी जैसे कहना चाहिए चीप बिजली को इसका वो बेटर मैनेजमेंट करने के लिए इनएफिशिएंट प्लांट को आप खत्म करें। इनफैक्ट एक स्टेज तो वो आया था कि हमने डीजल के प्लांट बढ़ा दिए थे और हमने एलएनजी के प्लांट कम कर दिए थे, जिससे डायरेक्ट बिकॉज इनएफिशिएंसी हो गई येट अगेन। हमने टाइम पे गैस इंपोर्ट नहीं की, हमें डीजल से हाई कॉस्ट पे वो लेना पड़ा, उसकी वजह से भी हमें टैरिफ पड़ा ना। पॉइंट ये है, बॉटम लाइन, इसमें पॉजिटिव नोट पे देखें ये मैनेजमेंट के तरीके हैं, इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट के तरीके। कमल चौधरी बेसिकली कह रही है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है। देखिए, मैं तो सोच रही हूँ कि लिफाफों में एक्सेसिव जो बिजली हो पैक करा के शहबाज शरीफ साहब को भिजवा देते हैं, वो मैं उसके पैसे भेजेंगी कैसे? पैक किस में करेंगी? जैसे ये कह रही है हमें कि आप इम्प्रूव करें। अब ये हवा में तो नहीं जा सकती ना बिजली। आपको मैंने क्लियरली बताया कि आपने एक चीज इंस्टॉल कर दी कि जिसकी प्रोडक्शन हो सकती है लेकिन आगे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, और वो टाइम के साथ ही हो सकती है। चोरी कितनी इन्होंने रोकी, कितने इन्होंने प्रोजेक्ट्स उससे गए। तो साइमल्टेनियसली आप प्लान करते हैं, आप टैंकी बनाते जाएं, उसको बढ़ाते जाएं और आगे निकल ही ना रहा। और जो आपने शॉर्टफॉल की बात की वो तो अब ये पूरी हो जाएगी सिस्टम। सवाल तो यही है, लेकिन एक्स्ट्रा तो कहाँ डालें आप? बिजली ट्रक में तो जा नहीं सकती। हम भेज रहे हैं आपके पास समेत आईपीपीस की प्लानिंग की। पिछले 3 सालों में इन्होंने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पीएचडी का कितना, मैं पिछले 15 सालों का बताऊंगी जी। पिछले 15 सालों का बताऊंगी कि एनर्जी के जब प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल हो रहे थे तो साइमल्टेनियसली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे कितने पैसे रखे जा रहे थे। रोशन पाकिस्तान कैसे हुआ था? जब आप बटन दबा के बिजली जला ही नहीं सकते और वो जहां पे प्लांट्स पे ही लगी रहेगी, तो मुझे बताएं उस बिजली का हमने क्या करना है जिसके हम पैसे भी पे करेंगे। आपने घर खरीद लिया है और उसके आप या किराए पे ले लिया है, किराया पूरा दे रहे, रह कोई नहीं रहा वहां जाके, क्योंकि वो लिवेबल नहीं है। तो आप मुझे बताएं नुकसान किसको है? पैसे तो हम सबने देने हैं उसके। अब ये हुकूमतें कर चुकी हैं इसको मिसमैनेज बहुत बुरी तरह से। आप एक्सपर्ट हैं, बताएं करना क्या है, लोगों को कैसे मिलेगी बिजली? जी, आपको पूरा जो अपना है निज़ाम बिजली की कीमत का सबसे पहले वो ठीक करना पड़ेगा। You have to, ये 2-2-2.5 रुपए की बिजली खत्म करके आपको you have to have a reasonable tariff and a tariff that is also affordable. ये बात सही है कि हमारे टैरिफ्स दुनिया में सबसे ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो हाई एंड पे हुए। जो बेस रेट्स हैं, जो कि आम आवाम को, जो कि डोमेस्टिक सेक्टर में आपकी 50% बिजली जाती है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेस रेट्स पे ही निकल जाते हैं, और बेस रेट जो है वो बहुत कम है जो कॉस्ट से। और उस वजह से आपके जो टैरिफ जो कि बिजली जो हायर एंड पे देते हैं उनके टैरिफ्स बढ़ते जा रहे हैं। क्रॉस सब्सिडी है। इससे फर्क क्या पड़ रहा है? मतलब इस वक्त की सिचुएशन का टैरिफ से क्या फर्क ये पड़ रहा है कि हाई एंड पे आपकी कंजम्पशन कम होती जा रही है, इंडस्ट्री आपकी बढ़ नहीं सकती, और कैप्टिव पावर कहीं ज्यादा सस्ती है उससे जो कि बिजली आपको वापडा से मिलेगी। और अगर कैप्टिव पावर सस्ती है तो क्यों खरीदेगा कोई? अपना कैप्टिव पावर प्लांट लगाएगा। कैप्टिव पावर वो बंद करना चाह रहे हैं, बंद कर दे। वो देखें, वो बंद कर सकते हैं ऑन द गैस, लेकिन वो क्या बंद कर सकते हैं सोलर लगाना किसी को, या बंद कर सकते हैं कोयले पे? अच्छा, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम गेस्ट का। ताबिश गौहर साहब ने ज्वाइन किया, डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने, कमल चौधरी साहिबा ने, शाहिद सतार साहब ने। और नाज़रीन, सारी डिस्कशन के बाद अगर मैं इस पर एक फैसला सादर करूँ तो वो ये है कि जो हम इस वक्त क्राइसिस देख रहे हैं, जो आप क्राइसिस देख रहे हैं कि गर्मी शदीद है, बिजली के नर्ख बढ़ चुके हैं, बिजली आपको नहीं मिल रही, उसकी वजह पॉलिसी फेलियर है। पाकिस्तान की हुकूमतें समझ ही नहीं पाई, उनका एक एक्शन दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने बिजली घर तो बना दिए हैं, लेकिन आगे उसको तारें, डिस्ट्रीब्यूशन और निज़ाम जो है वो क्रिएट नहीं किया। पाकिस्तान में करप्शन भी रही बड़ी सीरियस, मिसमैनेजमेंट भी रही है, जिसका खमियाजा जो है अब आम भुगत रहे हैं। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।